गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, हड़प्पा पढ़ा है, सप्त सिंधु प्रदेश में, जो मैंने बताया था कि जिसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में पड़ता है। सप्त सिंधु प्रदेश में जो चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं उनसे हड़प्पा काल के बारे में पता चलता है। अच्छा, क्या उत्खनन में प्राप्त हुई थी? श्रमिक आवास बताया था, और इक्का गाड़ी बताई थी, कब्रिस्तान बताया था, स्नानागार, अन्नागार, पुजारी का रथ, कुएं, ये सब चीज़ें बताई। इन सब चीज़ों से हमें हड़प्पा काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमें पढ़ना क्या आज है? हमें पढ़ना है वैदिक काल या वैदिक साहित्य। अच्छा, वैदिक साहित्य के बारे में कहाँ से पता चलता है? वैदिक साहित्य के बारे में बेटा 4 वेदों से पता चलता है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आई बात समझ में? अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में पता चलता है, या फिर ऋग्वेद से ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में पता चलता है, जिसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल का पता कैसे चलता है? जो बाकी के 3 वेद हैं, कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे किसके बारे में पता चलता है? उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका समय 1000 बीसी से 600 बीसी। इतनी बात समझ में आई। अब हम देख लेते हैं आर्यों का आगमन। देखो, जो वैदिक है वो वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। अच्छा, वैदिक संस्कृत के जो निर्माता हैं, वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्यों को ही माना जाता है। आई बात समझ में? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और जो ये आर्य थे, इनको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। यह अपना ज्ञान जो है सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, या अपना ज्ञान सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए इसको श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम और भी है, संहिता भी कहा जाता है। अब जैसे इनका जो निवास स्थान था, मतलब रहन सहन, आगमन, रहन सहन, इस पर विद्वानों का अलग अलग मत है। निवास स्थान पर जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मतलब इस बात का जिक्र किया है कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए हुए थे। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। उसमें उन्होंने बताया है कि जो आर्य से वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। इतनी बात आपके समझ में आई। अब हम देखते हैं इनका जो आर्यों का था सामाजिक जीवन कैसा था। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा? ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्रह या कुल थी। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्रह या कुल थी। ग्रह का जो प्रमुख होता था उसे ग्रहपति या कुलपति कहा जाता था। इतनी बात समझ में आई। इसका प्रमुख परिवार का मुखिया अथवा पिता होता था, जिसका पूरे परिवार पर नियंत्रण होता था। और ऋग्वैदिक परिवार संयुक्त परिवार होता था, जैसे दादा, नाना, पोता, पोती, नाती के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। वो शब्द क्या था? नप्त्र। इससे यह पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक समाज था वो सभी एक साथ में रहते थे। और मैंने क्या आपने भी ऋग्वेद में अंतर्वर्णीय विवाह के बारे में पढ़ा है। अंतर्वर्णीय विवाह क्या था? विवाह 2 तरीके से होता था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था? अनुलोम विवाह में जो पुरुष होता था वो उच्च वर्ण का होता था, लेकिन कन्या निम्न वर्ण की होती थी। इसका अपोजिट अनुलोम विवाह में होता था। जो पुरुष होता था वो निम्न वर्ण का होता था, कन्या उच्च वर्ण की होती थी। और कुछ ऐसी कन्याएं थीं जो जीवन भर कुंवारी रहती थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। एक चीज और मैंने ऋग्वेद में पढ़ी है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनके बारे में पढ़ा है। इनके बारे में क्या बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक विराट मतलब जो है पुरुष, जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। हमने जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज में जो व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। वस्तु विनिमय क्या था? जैसे हमारे पास जो वस्तु है, सामने वाले घर में वो वस्तु नहीं है, उसके पास जो वस्तु है वो हमारे पास वस्तु नहीं है, तो क्या करते थे? वस्तु का विनिमय कर लेते थे। हमारे पास जो वस्तु है उसका कुछ भाग हम सामने वाले को दे देते थे, सामने वाले के पास जो है उसका वो कुछ भाग हमें दे देता था, जिससे हमारे पास भी दो वस्तुएं हो जाती थीं, उसके पास भी दो वस्तुएं हो जाती थीं। अब हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। आई बात समझ में? आइए देखते हैं। अपने यहाँ आर्य जब मध्य एशिया से आए थे, आर्य जब मध्य एशिया से आए थे तो वो जनों में विभाजित थे। जनों का प्रमुख राजन होता था, जनों का प्रमुख राजन होता था। उस समय राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था या जन का प्रमुख कहा जाता था। जो राजन होता था, राजन का जो पद था वो वंशानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के पास असीमित शक्तियां नहीं थीं। अगर राजन को कोई डिसीजन देना होता था, कोई निर्णय लेना होता था या कोई निर्णय देना होता था, तो उसे जो कबायली संगठन थे उनसे सलाह लेनी पड़ती थी। और जो राज्याभिषेक है, जो राज्याभिषेक होता, राज्याभिषेक की प्रथा यहीं से चल पड़ी थी। और जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्य के जो प्रमुख अधिकारी थे वो भी वहाँ उस समय उपस्थित होते थे। अब जो राजन था, इस पर नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं थीं, सभा और समिति। जबकि हम जानते हैं ऋग्वेद की जो सबसे पुरानी संस्था है वो विदत है। जो राजा होता था, राजा पर भी नियंत्रण के लिए काम सभा और समिति करती थी। लेकिन जब राजा का चुनाव होता था उसमें सबसे अहम भूमिका समिति की होती थी। सभा और समिति कैसे काम करती थी? जो हमारी वर्तमान की राज्यसभा है उसकी तरह सभा काम करती थी, और जो हमारी वर्तमान की लोकसभा है उसकी तरह समिति काम करती थी। दूसरी बात, जो ऋग्वैदिक समाज था या ऋग्वैदिक जन विश्व में विश्व, ग्राम में ग्राम, कुल में विभाजित थे। इतनी बात आपके समझ में आई? यदि इतनी बात आपके समझ में आई है तो आगे की बात आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। आर्यों के रहन सहन पे कि ये रहते कैसे थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको जानकारी दी थी कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका जो निवास स्थान था वो स्थायी नहीं था, वो गतिशील रहता था, भ्रमणशील था। क्योंकि इनको अपने पशुओं के लिए इनके दो मुख्य काम थे, एक पशुचारण, दूसरा युद्ध करना। युद्ध किस लिए होता था? युद्ध भी गायों के लिए होता था। और जो पशु था, पशुओं के चारण के लिए चारागाह, इनको जहाँ बेहतर चारागाह मिलता था, देखते थे कि यहाँ 1 साल तक या 2 साल तक 3 साल तक टिक सकते हैं, वहाँ पे अपना कबीला बना लिया करते थे। और पशुओं में जो सबसे प्रिय पशु था इनका गाय था। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। उस समय गायों की चोरी भी बहुत हुआ करते थे, तो जो गायों की चोरी किया करते थे उनको पनि कहा जाता था। और कुछ लोग दानशील होते थे, मतलब गायों को दान भी किया करते थे, गायें दान किया करते थे, उनको ब्रभु कहा जाता था। इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं।